जितने भी साथी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आज के क्लास के कितने प्रश्नों को आप लोग सही कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताने से पहले मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कब हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इनकी स्थापना हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहां तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है ना, लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहां पे मेरे भाई, तब आप लोग क्या बता के चलोगे? WC बनर्जी। क्या बताओगे भैया? व्योमेश चंद्र यहां पे बनर्जी बता के चलोगे। अच्छा मेरे भाई, ये तो बात हो गया। अच्छा बताइएगा प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था ना, ये बात आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किया था A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इनकी स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी बताइएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिवेशन याद रखिएगा मेरे भाई, कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ये बात आपको याद रख के चलना है। आइएगा अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहां पे दूसरा नंबर सवाल आ चुका है और हमसे क्या पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का मेरे भाई जीवन काल जो है ये 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिनों का होता है। अच्छा, आरबीसी का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये बात आप लोग याद रख के चलिएगा। ओके मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताएंगे मेरे भाई। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि मेरे भाई इसका गलनांक जो होता है ना, गलनांक ये सबसे अधिक यानी कि 3400 से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे चौथा नंबर सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था तारापुर में। अच्छा, स्थापना कब हुआ था बताइएगा मेरे भाई। तो स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ऐसे परीक्षा में आता है कि भैया बता दो कि शिक्षा का अधिकार किस में है। इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं मेरे भाई। अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 21 का सेक्शन ए में है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि समानता का अधिकार किस में है मेरे भाई, यहां पे याद रखिएगा समानता का अधिकार आपसे अगर पूछेगा तो किस अनुच्छेद में है ये आप बता के चलिएगा। तो ये अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। एक और आता है जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बताइएगा कौन सा आता है? एक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। कौन सा होता है? यहां पे स्वतंत्रता आप लोग याद रखिएगा, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और यहां पे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का।
ओके, चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मेरे भाई वो अनुच्छेद 32 में है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे 6 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पे है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे हल्की है? सबसे हल्की धातु है तो हाइड्रोजन बताएंगे ना मेरे भाई, हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा एक बात, यहां पे गैस है तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे धातु पूछता तो क्या बताते? धातु पूछता तो भैया लिथियम बता के चलते। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बता के चलोगे। सबसे भारी गैस पूछेगा तो रेडोन बताओगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछेगा तो हीरा बताओगे। चलिएगा 7 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभव मापते हैं या फिर मेरे भाई विभवांतर को मापते हैं, ये बात हो गया। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं बताएंगे एक बार? बैरोमीटर के द्वारा। उसके बाद लैक्टोमीटर के द्वारा मेरे भाई दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता किन से मापते हैं? तो यहां पे लैक्टोमीटर, और ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, याद रखिएगा। लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही वाला सुमेलित तो आप कहोगे भैया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बताऊं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, ना कि गुजरात में। तो ये काटना नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन हमें गलत चुनना नहीं था, सही चुनना था, जो कि ऊपर में मिल चुका है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा ये किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताइएगा? तो ये बारहसिन्हा के लिए, बारहसिन्हा आपको याद रखना है, इसके लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में है, ये किसके लिए? तो भैया एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आप लोग याद रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं 3 विकल्प हमारा गलत था, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न क्या है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? वॉट होगा। जूल किसका होता है? कार्य का जूल होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। चलिएगा 10 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आ चुका है, उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक वाइक कर दो जी, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो। पहली बार जुड़े हो ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब रहता है तो पढ़ाने में और अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज कर दिया करो। और प्यारा प्यारा कमेंट किया करो कि क्लास हमारा आपको कैसा लगता है। देखो यहां पे क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो यह मिला है 73वां संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा यहां पे नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है। प्रश्न पूछा जा रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मुख्य रूप से किस शासक ने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मेरे भाई ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। अब पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है? क्या मेरे भाई इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है? तो आप बताओगे फरीद खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा इनका मकबरा कहां है? ये इंपॉर्टेंट है। मकबरा कहां है? तो ये सासाराम में है। कहां पर है मेरे भाई? तो ये सासाराम में है। ये बात आप याद रख सकते हो। इन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना, ये भी बात आप लोग याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव होता है? अगर मेरे भाई हमारे सामने धातु होता ना, क्या मेरे भाई अगर हमारे सामने धातु होता तो हम क्या लगाते? यहाँ पे मरकरी लगाते, जिसे हम पारा बोलते हैं, लेकिन नहीं, हमसे अधातु पूछा है। इसका मतलब है कि ब्रोमीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने ये रहा और पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 13 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे तो आप बता रहे भैया लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। अच्छा इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? ये बता सकते हैं। इनके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे मेरे भाई? जवाहर यहाँ पे लाल नेहरू आप लोग याद रख सकते हो।
इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ऐसे बस याद रख लो। ओके, तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने बता के चला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक तो कॉपर का होता है यूज, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां समझाने वाला होगा मैं जरूर समझाऊंगा, बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो और बताते चलना कि हाँ भैया आज हम पहली बार क्लास में आए थे, अच्छा लगा बुरा लग रहा है जो भी लग रहा है कमेंट करके बताया करो मेरे भाई। देखो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? पहले तो आप याद रखो कि स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है। क्या है मेरे भाई? ये मिश्र धातु है। अच्छा ये कौन कौन इसमें मिला है जो मिश्र धातु ये बना है, वो बात पूछा जाता है। तो ये है इसमें लोहा है, उसके बाद क्रोमियम है और इसमें निकेल है, ये याद रख लो। अब एग्जाम में आता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल बहुत बार आया है, तो कॉपर होता है, यहां पे याद रख लो ये कॉपर प्लस क्या होता है? जिंक होता है। और एक आता है कांसा वाला, कांसा वाला अगर आ जाए ना तो कॉपर, यहां पे कॉपर प्लस आप लोग टीन याद रख लेना, यहां पे तीन मैंने बता दिया। और इसमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये बात आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो क्या बताओगे? यहां पे 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अच्छा, स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में, याद रख सकते हो। अच्छा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट होता मैं बता दूं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए, बस शेर लिख देता हूं आप लोग याद रखिएगा, एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है भैया, और ये 12 सिन्हा के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ये मैंने ऊपर बताया था इसलिए आपको याद होगा। तो अभी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तराखंड राज्य में स्थापना 1936 में, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के, क्योंकि इसकी कमी से जो होता है ना वो रक्त स्राव होता है। क्या होता है? रक्त स्राव होता है, ये बात आप याद रखिएगा। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है मेरे भाई ये दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, और इसका जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति मेरे भाई, किससे? हरित क्रांति अगर मैं बताऊं तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ये बात आप याद रखिएगा। और इसका जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है एमएस, यहां पे याद रख लो, इंपॉर्टेंट बात मैं लिख दूं, एमएस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है इनका जनक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे लगा दिए ना। चलो ये बताओ यहां पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? कार की बैटरी में H2SO4 का यूज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता के चलिएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है मेरे भाई ये आपका हो जाएगा संपर्क विधि। किस विधि के द्वारा बनाते हैं? तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। अगर मैं बताऊं HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है ये बनाते हम लोग ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बनता है, जबकि मेरे भाई अमोनिया जो बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं हेबर विधि के द्वारा। किसके द्वारा? हेबर विधि के द्वारा। तो आप हमें बता दो कि क्लोरीन गैस किस विधि के द्वारा बनाते, ये कमेंट करके बताइएगा तो मैं ही बता
बता दूं ये बनाते हैं डीकन विधि के द्वारा। क्या ये सब बात आप लोग याद रख पाओगे मेरे भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय भैया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न यहां पे पूछ रहा है क्या, और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? वो होता है CCl2F2। ये ओजोन परत के क्षय के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बता के चलते हैं। ओके, और इसे हम लोग फ्रियोन भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? फ्रियोन भी कहते हैं। तो पूछ देगा कि फ्रियोन का सूत्र क्या है, तो CCl2F2 होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताएंगे आप लोग प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक गलनांक तो टंगस्टन का है। तो मैंने तो बताया 3400 से यहां पे 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह कहलाता है? यहां पे इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब आ सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा ग्रह भी तो आ सकता है, बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला बृहस्पति ग्रह है, ये बात आप याद रख सकते हो। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बताना तो जल्दी से। छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध वाला नाम सुने हो? बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ये क्या है मेरे भाई? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह ये है, सबसे निकट है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, और अगर पूछेगा शाम या वो भोर वाला जो तारा है वो शुक्र को कहा जाता है, वो भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। विचार करना है आपको, थोड़ा सा विचार कर लो भाई। देखो एक विचार और करो, क्लास को अभी तक लाइक ही नहीं किए हो आप लोग, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन ये विचार करो कि अभी तक क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया? यस नो बता देना कमेंट में। देखो कथन पर विचार करना है। अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और बताइएगा क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिनोल्फथैलीन जो है अम्लीय विलयन में रंगहीन रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि भैया ने ये सभी जो है कथन सही लिखा है। चलिए भैया ने नहीं लिखा, भैया जो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अनुसार वो है। देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? वेदों की ओर लौट जाओ भाई, इसका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 27 को देखिए। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का वही ना, SBI वाला बैंक। ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका की स्थापना कब हुआ था बताना? 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई को 1955 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रख लो। इनका जो मुख्यालय है मेरे भाई वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको ये पता होगा, तो भैया बिल्कुल पता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है। यहां पे है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम का अवशोषण बताना कौन सा हो जाएगा? ये बता दो तो ये विटामिन डी होगा, जिसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ये होता है ओडिशा राज्य में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग 35 ही क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में कौन रोग है जो वायरस के कारण होता है? वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? खसरा वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो क्या प्रथम में है ना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप हमें बताइएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में यहां पे मान्यता प्राप्त, यहां पे ये बात याद रखिएगा, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख मेरे भाई ये किस अनुसूची में है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद
के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, वो बात बताना है आपको। क्या हो जाएगा, तो ये आप बताओगे भैया अनुच्छेद 352 तो यही कह रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हम लोग। तो आप हमें बताइएगा कि अनुच्छेद फिर 32 क्या कह रहा है, ये आप लोग बताना। इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, एक कल मैंने बताया था मेरे भाई अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है, ये 2 कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिएगा 35 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे क्या है कि पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था। आपने जाना होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और याद रखिएगा भैया पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मेरे भाई लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये प्रस्ताव रखा गया था, ये बात आप याद रखिएगा। जिनके की अध्यक्ष मैंने बताया था कि कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात तो लिखना नहीं पड़ेगा। और तब जो है भैया 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। फिर संविधान कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भैया 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको ये पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे 35 में आपका कितना सही हुआ। और आज के क्लास में मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया, तो क्या ये क्लास आपको बेस्ट लगा। देखो अगर मैं समझा के कराऊं तो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छे से मैं करा सकता हूं। बट अगर ऐसे बिना टिक मार के निकल जाए तो 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाता है। बट आप लोग बताइएगा कि क्या आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए या फिर ऐसे प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए। ये कमेंट मेरे भाई प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।